हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपने लास्ट वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति देखी थी। ठीक है, मैंने गलती से बता दिया कि ज्योग्राफी का वो लास्ट टॉपिक है, लेकिन लास्ट टॉपिक आपका आज का है। ठीक है, भारत की जलवायु जो है ये लास्ट टॉपिक है आपका ज्योग्राफी का। इसके साथ आपकी जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। एक नंबर में पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी है। ठीक है, मानसूनी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई? तो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हवा का मौसमी उलटफेर। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत की जलवायु कैसी है तो मौसमी हो जाएगी। मानसूनी शब्द किससे लिया गया है? तो मानसूनी शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के शब्द मौसम से, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हवा का मौसमी उलटफेर। ठीक है, तो ये हो गया भारत की जलवायु के बारे में। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को देख लेते हैं कि कौन-कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो पहला अक्षांशीय स्थिति, जिसके बारे में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि अक्षांशीय विस्तार कैसा है भारत का, देशांतरीय विस्तार कैसा है। उसके बाद वायुमंडलीय दाब जो है वो प्रभावित करता है जलवायु को। तीसरा कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है उस स्थान की, ये प्रभावित करता है। और चौथा आपका पर्वतों की दिशा, कि पर्वत जो है वो किस दिशा में है। तो ये चार चीजें हैं वो ये प्रभावित करती हैं किसी भी देश की जलवायु को। नोट करने वाली चीज क्या है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन नरम है, जो कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो मेघालय में जगह है एक मासिन राम। तो वहां पर भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, पहले चेरापूंजी था, अब हो गया आपका मासिन राम। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है। अब हम जान लेते हैं कि मौसम किसे कहते हैं। ठीक है, मौसम किसे कहते हैं या वेदर किसे कहते हैं? तो किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। ठीक है, किसी भी स्थान में दिन प्रतिदिन में जो भी वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे मौसम कहते हैं। और मौसम के दीर्घकालिक औसत को क्या कहते हैं? जलवायु कह देते हैं। ठीक है, तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर, ये चीज याद रखना। मौसम क्या है कि किसी भी स्थान में दिन प्रतिदिन में वायुमंडलीय दशाओं में जो भी चेंजमेंट होता है, जैसे क्या कि अभी गर्मी लग रही है, रात में सर्दी हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर गर्मी हो गई, फिर सर्दी हो गई, फिर हवा चलने लगी, आंधी आ गई, तूफान आ गया। तो ये जो डेली चेंजमेंट होता है ये क्या कहलाता है? ये मौसम कहलाता है। लेकिन हम बहुत लंबे समय तक ये जब चीज चेक करते हैं, ठीक है, उसका औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो वो चीज आपकी जलवायु कहलाती है। ठीक है, तो याद रखना कि किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और मौसम के दीर्घकालिक औसत को, ठीक है, जो मौसम है उसका दीर्घकालिक औसत जब निकालते हैं हम, तो उसे हम लोग जलवायु कहते हैं। मौसम परिवर्तन अल्प समय में ही हो जाता है, जबकि जलवायु परिवर्तन एक लंबे समय के दौरान होता है। ठीक है, तो मौसम में क्या है कि दिन प्रतिदिन का जो चेंजमेंट होता है उसे मौसम कह देते हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन क्या होता है? बहुत लंबा समय लेता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने भारत की ऋतुओं को चार भागों में बांटा है। ठीक है, तो भारत में चार प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, तो ये चार ऋतुएं हैं जो भारत में पाई जाती हैं। और इसे किसने बांटा है? तो भारतीय मौसम विभाग ने इसे बांटा है कि भारत में चार प्रकार की ऋतुएं आती हैं। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, उसके बाद वर्षा ऋतु आएगी। ठीक है, अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, फिर वर्षा ऋतु आ जाएगी आपकी जुलाई अगस्त में। उसके बाद आपकी शीत ऋतु आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके चार ऋतुएं हैं जो भारत में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु की, यानी कि विंटर सीजन की। इस ऋतु का समय मध्य नवंबर दिसंबर से लेकर फरवरी माह तक रहता है। ठीक है, अगर हम सर्दियों की बात करें, शीत ऋतु की बात करें, तो इसका समय कहाँ से शुरू होता है? तो मध्य नवंबर या दिसंबर से ये स्टार्ट होती है और फरवरी महीने तक ये रहती है। इसमें सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होने से उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, उस समय जब सूर्य होता है उसकी स्थिति क्या होती है? तो वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में होता है इसलिए उत्तरी गोलार्ध में आपका भारत स्थित है, इसलिए वहां पर जो सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? उसमें सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो सूर्य की स्थिति याद रखना कि उस समय वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर सर्दी पड़ती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इससे भारत का तापमान कम होने के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में क्षीण वायुदाब बनता है, और उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनों का प्रभाव शुरू होता है। इसे ही शीतकालीन मानसून या लौटता मानसून कहते हैं। ठीक है, तो सर्दियों के टाइम की ये बात हो रही है, उस समय होता क्या कि भारत का तापमान कम हो जाता है, तो आपको पता कि जो पवनें होती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक है, तो उस समय पश्चिमी भारत में क्या होता है कि क्षीण उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है, और उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनों का प्रभाव होता है। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? तो शीतकालीन मानसून कह देते हैं या लौटता मानसून कह देते हैं। और ये लौटता मानसून होता है आपका कोरोमंडल तट, जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर बारिश कराता है, यानी कि तमिलनाडु के एरिया में बहुत बारिश कराता है। ठीक है, यह तमिलनाडु के तटीय भागों में बारिश कराता है। यही मैंने बताया था आपको कि कोरोमंडल तट जो आपका तमिलनाडु में पाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है सर्दियों के समय में। तो ये लौटते मानसून की वजह से होती है। अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की।
अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो यह ऋतु मार्च से लेकर मई जून तक रहती है। ठीक है, अभी मई जून चल रहा है, तो अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है। ठीक है, समर सीजन। तो भाई ये कि यह ऋतु कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मार्च से ये स्टार्ट हो जाती है और मई जून तक ये रहती है। इस मौसम में भारत का तापमान बढ़ जाने से उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में गर्म तेज हवाएं चलती हैं, जिसे हम लू कहते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आप देखते होंगे कि घर से बाहर निकलते तो बहुत गर्म गर्म हवा लगती है आपके चेहरे पे, तो वो चीज़ लू कहलाती है। तो इस मौसम में होता क्या कि भारत का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए होता क्या कि तापमान बढ़ जाने की वजह से उत्तर और उत्तर पश्चिम जो भाग होते हैं वहाँ पे बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, गर्म हवाओं को लू कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि तापमान अधिक होने से वायुदाब जो होता है वो घट जाता है, जिससे निम्न वायुदाब की ओर से आसपास के उच्च वायुदेव क्षेत्र से पवनें तीव्र गति से आती हैं, जो धूल भरी आंधी लाती हैं। इन्हें तड़ित झंझा कहते हैं। इनसे थोड़ी बहुत वर्षा भी होती है। देखिए, आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि जहाँ पे सर्दी होती है, ठंडा मौसम होता है, वहाँ पे उच्च वायुदाब पाया जाता है, और जहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है, गर्म हवाएँ चलती हैं, तो वहाँ पे निम्न वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। और पवनें जो होती हैं, वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ठीक है, मतलब जहाँ ठंडी हवाएँ होंगी, वो हमेशा गर्म जगह की जो हवाएँ होंगी, उनकी जगह लेने जाएगी। ठीक है, तो वही बताएगा कि तापमान अधिक होगा, ठीक है, तो मतलब गर्मी ज़्यादा है, तो तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब जो होता है, वो घट जाता है। जिससे क्या होता है कि निम्न वायुदाब की ओर आसपास के उच्च वायुदाब क्षेत्र से पवनें चलती हैं और बहुत तेज़ी से चलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी-कभी धूल भरी आँधी आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम में बहुत चलती है। धूल भरी आँधी आती है, ठीक है, फिर तड़ित झंझार ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक है, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है हल्की बहुत, ठीक है, तो बहुत ये स्थिति जो है वो गर्मियों में देखी जाती है, ठीक है, जब गर्मी का मौसम चल रहा होता है, ग्रीष्म ऋतु चल रही होती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है वर्षा ऋतु। इस ऋतु का समय जून से सितंबर तक होता है, ठीक है? तो ये जो समय चलता है ये जून से सितंबर तक चलता है, ठीक है? वर्षा ऋतु का टाइम जो होता है। इस मौसम में होने वाली वर्षा का संबंध दक्षिण-पश्चिम मानसून के भारत में प्रवेश करने से है, ठीक है? तो वर्षा ऋतु जो होती है, उत्तर भारत में वर्षा क्यों होती है? जब दक्षिण-पश्चिम की तरफ से मानसून आता है, ठीक है? जो आपका केरल है, कर्नाटक है, यहाँ से अरब सागर की ओर से ये मानसून जो होता है, गर्म हवाएँ आती हैं और वो वर्षा लेकर आती हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि उत्तर भारत में बारिश होती है। भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने से मौसम जो होता है पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाता है, ठीक है? जो गर्मियाँ चल रही होती हैं, तो जैसे ही दक्षिण-पश्चिम मानसून जो आता है, इसकी वजह से क्या होता है मौसम जो होता है सुहावना हो जाता है, बारिश हो जाती है, ठीक है? तो वर्षा ऋतु का टाइम याद रखना कि जून से सितंबर तक रहता है। इस मौसम में होने वाली वर्षा जो होती है उसका संबंध किससे होता है? तो दक्षिण-पश्चिम मानसून से होता है, ठीक है? जबकि हम लोग पढ़ रहे थे कि सर्दियों में कब कहाँ बारिश होती है? तो वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे होती है। अब वो लौटता हुआ मौसम की वजह से होती है, सॉरी लौटते हुए मानसून की वजह से होती है वो, ठीक है? और ये जो वर्षा ऋतु हो रही है, ये ग्रीष्मकालीन के बाद वाली हो रही है, ठीक है? मतलब गर्मियों के बाद वाली, और ये आती है आपकी दक्षिण-पश्चिम मानसून से। अब लास्ट जो हमारा बचा है, वो है आपका शरद ऋतु, ठीक है? इसे पोस्ट मानसून भी कहते हैं। यह ऋतु वर्षा ऋतु के बाद अक्टूबर से नवंबर तक रहती है, ठीक है? ये जो ऋतु है ना सर्दियों वाली, ये कब से कब तक रहती है? तो ये आपकी अक्टूबर से नवंबर तक रहती है। मानसून के वापस लौटने से मौसम साफ एवं शांत रहता है। इस लौटते मानसून से तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, ठीक है? जो सर्दियों के टाइम में थोड़ी-सी बारिश हो जाती है, तो वो शरद ऋतु में होती है आपकी, ठीक है? इसे पोस्ट मानसून कहते हैं। यह ऋतु जो होती है वो वर्षा ऋतु के बाद आती है, जैसा सितंबर तक वर्षा ऋतु चल रही है, उसके बाद जो अक्टूबर-नवंबर का महीना होता है, उसमें आपकी शरद ऋतु चलती है, हल्की-सी सर्दी होनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? मानसून के वापस लौटने से जो मौसम जो होता है वो भी साफ रहता है, ठीक है? शांत रहता है। तेज़ हवाएँ नहीं चल रही होती, लू नहीं चल रही होती, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती, ठीक है? इस लौटते मानसून से तमिलनाडु के तट पे क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है? तो ये शरद ऋतु के बारे में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं भारत की वनस्पतियों की। भारत में वर्षा वन का अनुसरण करते हैं, ठीक है? और भारत में वनों की 5 श्रेणियाँ हैं, ठीक है? भारत में कितनी श्रेणियाँ हैं वनों की? तो 5 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, और भारत में वन जो होते हैं वो किसका अनुसरण करते हैं? तो वर्षा का अनुसरण करते हैं। मतलब जिस हिसाब से बारिश होती है उस हिसाब से पेड़ पाए जाते हैं जगह-जगह। कम बारिश में अलग तरीके के पेड़ देखने को मिलेंगे, जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे सदाबहार वन देखने को मिल जाएँगे आपको। तो हर तरफ जो होते हैं ना, जो वन है वहाँ पे भारत के, तो वर्षा का अनुसरण करते हैं, मतलब बारिश का अनुसरण करते हैं। जैसी बारिश उस हिसाब से पेड़-पौधे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली जो 5 कैटेगरी बनाई गई, इसमें पहला आ जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे वर्षा वन भी कहा जाता है। दूसरे आपके पर्णपाती वन, तीसरे कटीले वन, फिर है पर्वतीय वन, और लास्ट है आपके मैंग्रोव वन। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, ठीक है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात कर लेते हैं। इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है, ठीक है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को क्या कहा जाता है? तो इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाएगा। नाम से ही क्लियर कि बारिश बहुत होती होगी, तो पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वृक्षों की विशेषता है कि ये साल भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, ठीक है? तो ऐसे जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले, तो ये साल भर क्या करते हैं, अपनी पत्तियां नहीं गिराते। ये वन भारत के ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है? तो ये वहां पे पाए जाएंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे मेघालय मेघालय जो एरिया हो जाता है, ठीक है? तो जहाँ पे 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो वहां पे ये पेड़ पौधे जो होते हैं पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं, ठीक है? इन वनों के
प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र से लेके केरल तक का जो एरिया है, ठीक है? पश्चिमी घाट में आपका महाराष्ट्र का एरिया आपने देखा होगा, फिर उसके नीचे कर्नाटक, केरल, ये एरिया आ जाता है। तो इस एरिया में जो वन पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर में अगर हम जाएँ तो शिलांग पठार, जो मैंने आपको बताया कि मेघालय का जो एरिया हो जाता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। फिर पश्चिम बंगाल में उड़ीसा का कुछ जो तटीय भाग होता है, जो समुद्र से लगा हुआ है, तो वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये जो एरिया है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपको देखने को मिलेंगे। और इन वनों की विशेषता क्या होती है वो देख लेते हैं। तो इनकी विशेषता है कि ये वन बहुत लंबे और घने होते हैं, क्योंकि इतनी बारिश होती है तो पेड़-पौधे, वनस्पतियाँ निकलती रहती हैं, ठीक है? लगी रहती हैं, हमेशा हरे-भरे रहते हैं, तो उनमें क्या है कि सूर्य का प्रकाश भी सीधा नहीं जाता। तो जिस कारण क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है धरती तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है? मतलब इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पा रहा है। इन वनों में जीवों व वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है, तो कई प्रकार के वन मतलब चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। कई सारे जीव देखने को मिलते हैं, कई तरीके की पौधों की प्रजातियाँ देखने को मिल जाती हैं। जैसे केरल आप चले जाएँ, ठीक है? तो केरल में जो शांत वन है, ठीक है? वहाँ के वो काफ़ी फ़ेमस है, तो इन्हीं के एग्ज़ाम्पल है वो। पर है कि इनकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी होती हैं, ठीक है? यहाँ पे जो पेड़-पौधे पाए जाते हैं, तो उनकी जो पत्तियाँ होती हैं काफ़ी चौड़ी होती हैं। इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये जो वन होते हैं इसमें कठोर लकड़ी वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं, ठीक है? ये विशेषता हो गई कि लंबे एवं घने होते हैं, सूर्य की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। जीवों एवं वनस्पतियों में यहाँ पे विविधता पाई जाती है, पत्तियाँ जो होती हैं काफ़ी चौड़ी होती हैं और इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं। और लास्ट है इसका कि ये वन साल भर हरे-भरे दिखाई देते हैं, क्योंकि बारिश होती रहती है तो हरे-भरे हमेशा दिखाई देते हैं। अब जो दूसरा टाइप है वनों का वो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को देख लेते हैं। इन्हें पतझड़ वन और मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हम लोग क्या कहते हैं? तो पतझड़ वन भी कहते हैं और मानसूनी वन भी इन्हें कहा जाता है। ये वन भारत के उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है? 100 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक जहाँ बारिश होती है, वहाँ पे कौन से वन पाए जाएँगे? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है। इन्हें पतझड़ वन और मानसूनी वन भी कहते हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगर भारत का एरिया देखें टोटल, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम बात करें कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय के तराई क्षेत्र अर्थात मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक, यानी कि जो बीच में कटीले वन पाए जाते हैं, उन्हें छोड़ के पूरे क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है? जहाँ वर्षा मानसूनी होती है, ये वन पाए जाते हैं। ठीक है? जहाँ-जहाँ मानसूनी वर्षा होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है? विशेषताएँ देख लेते हैं इनकी। विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो ये वन सर्दियाँ बीत जाने पर अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, ठीक है? तो वो वाले जो वृक्ष थे वर्षा वन वाले, वो अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते थे, लेकिन ये पर्णपाती वन है, ये अपनी पत्तियाँ जो हैं वो गिरा देते हैं, ठीक है? जैसे ही सर्दियाँ बीत जाती हैं। इन वृक्षों की लकड़ी मजबूत एवं मुलायम होती है। इनके प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? तो शीशम, साल, सागौन, आम, आंवला, चंदन आदि ये वृक्ष जो है वो इनमें आते हैं, ठीक है? पर्णपाती वनों में। इन वृक्षों का इमारती प्रयोग सर्वाधिक होता है, ठीक है? तो इमारती लकड़ी इनमें निकलती है और ज़्यादातर इसका यूज़ होता है, ठीक है? तो ये क्या है कि सर्दियों के बाद अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और अपने एरिया में ज़्यादातर जो पेड़ लगे हुए हैं, वो क्या होते हैं, जैसे सर्दियाँ निकलती, तो फरवरी के महीने में बसंत ऋतु आती है, तो वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और नई पत्तियाँ उसमें आ जाती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा वन यही पाए जाते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट जो हमारे वन है, वो है आपके कटीले वन। अब इनकी बात कर लेते हैं कटीले वनों की। ये वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है? जैसे राजस्थान का जो एरिया है जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से ये 2 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला पश्चिमी भारत में जहाँ राजस्थान, पंजाब और गुजरात का एरिया आ जाता है। दूसरा वृष्टि छाया क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश तक का एरिया। ठीक है? तो मतलब यहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं तो मानसूनी हवाएँ हैं, पवनें हैं वो पहाड़ों की वजह से रुक जाती हैं, नहीं पहुँच पाती। तो इसके क्षेत्र में ये पड़ते हैं। तो वहाँ पे भी कम बारिश होती है तो इसलिए ये कटीले वन वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है? तो कटीले वन कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है? वार्षिक वर्षा जो है 70 सेंटीमीटर से कम होगी और 2 क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, एक पश्चिमी भारत में और दूसरा वृष्टि छाया प्रदेश में। पश्चिमी भारत में राजस्थान, पंजाब और गुजरात का एरिया आ जाता है, जबकि वृष्टि छाया प्रदेश में मध्य प्रदेश के इंदौर से आंध्र प्रदेश तक का एरिया आ जाता है। ठीक है? क्लियर हो गया होगा आपको? इनकी विशेषताएँ देख लेते हैं कटीले वनों की। इन वनों के वृक्षों में काँटे पाए जाते हैं। कुछ पौधों में पत्तियां ही कांटों के रूप में बदल गई हैं, जिससे बाष्पीकरण की क्रिया जो है कम हो। इसमें उपस्थित कांटे इनकी जानवरों से रक्षा करते हैं। इनके प्रमुख वृक्ष बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा आदि आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें इन वृक्षों की, कटीले वनों की, तो इनमें क्या होता है, कांटे पाए जाते हैं वृक्षों में, बहुत सारे कांटे पाए जाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनमें पत्तियां जो होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं। ठीक है, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया। जिससे क्यों ले लेती हैं? ताकि उनमें बाष्पीकरण की जो क्रिया है वो कम हो, क्योंकि पानी तो इतना मिल नहीं रहा है, तो बाष्पीकरण की क्रिया कम हो इसलिए ये कांटों का रूप ले लेती हैं।
इनमें उपस्थित जो काँटे होते हैं वो इनके जानवरों से रक्षा करते हैं और इनमें कौन-कौन से वृक्ष आ जाते हैं तो बबूल है, खजूर है, नागफनी है, खिजड़ी ये सारे वृक्ष इसमें आ जाते हैं, ठीक है? कटीले वनों में। फिर लास्ट जो हमारा टाइप है वनों का वो है आपका पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों की अगर हम बात करें तो ये वन पर्वतों या पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र और विंध्य व नीलगिरी की पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत में पर्वतीय वन को 2 समूह में विभाजित किया जाता है, उत्तरी व दक्षिणी पर्वतीय वन। ठीक है, अगर हम पर्वतीय वनों की बात करें तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ पे पर्वतों एवं पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में हिमालय का जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वो आ जाता है। साथ ही साथ जो विंध्य व नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ होती हैं, जैसे साउथ में नीलगिरी की पहाड़ियाँ और जो विंध्य की पहाड़ियाँ होती हैं जो मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं, तो ये क्षेत्र इसमें आ जाते हैं, ठीक है, पर्वतीय वनों के अंतर्गत। भारत में पर्वतीय वन में जो होते हैं वो 2 समूह में विभाजित किया गया उनको, एक उत्तरी और दक्षिणी पर्वतीय वन, ठीक है? उत्तरी में तो हिमालय का क्षेत्र आ जाएगा, दक्षिणी में आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो भी हैं आपकी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ये सारे एरिया आ जाते हैं, ठीक है? पर्वतीय वनों की विशेषताएँ देख लेते हैं। तो विशेषताओं की अगर हम बात करें, ये सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है? जो पर्वतीय वन होंगे कहाँ पाए जाएँगे? तो लगभग 1000 मीटर की ऊँचाई पर ये पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति में चौड़ी पत्ती वाले पेड़, शंकुधारी पेड़ शामिल होते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर पहाड़ी इलाके में चले जाएँ, हिमालय के क्षेत्र में, वहाँ पे काफ़ी शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं वो देखने को मिलते हैं, ताकि उन पे बर्फ टिकी ना रह सके, ठीक है? तो वहाँ पे शंकुधारी वन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। देवदार, जिसमें चीड़, ओक आदि प्रमुख हैं, ठीक है? तो ये सारे वृक्ष जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। पर्वतीय वन के एग्ज़ाम्पल है आपके देवदार, चीड़, ओक आदि। और लास्ट हाँ, एक और टाइप बचा है मैंग्रोव वन का, तो इसे भी देख लेते हैं। मैंग्रोव वन की अगर हम बात करें, तो भारत के तटीय क्षेत्रों में जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए खाली तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो नदियाँ होती हैं, डेल्टा वगैरह बनाती हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है आपका पश्चिम बंगाल में, तो उस एरिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, गुजरात का जो कच्छ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत के जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कौन-कौन से क्षेत्र हैं। तो गंगा नदी का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा, गुजरात आदि भाग, ठीक है, यहाँ पे मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेंगे। गुजरात में मैंग्रोव वन ज्वारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इसे ज्वारी वन भी कहते हैं। ठीक है, गुजरात में जो मैंग्रोव वन होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वारी क्षेत्र में जो ज्वार-भाटा वगैरह आता है, तो ज्वारी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, इसलिए इसे ज्वारी वन भी कहा जाता है। विशेषताएँ देख लेते हैं इनकी। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये वन समुद्र के खारे पानी में होते हैं, ठीक है, जो समुद्र का खारे पानी होता है, तो वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इन वनों की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी के बाहर दिखाई देती हैं, मतलब दूर से ही आपको इनकी जड़ें देखने को मिल जाएँगी। प्रमुख वनस्पतियाँ कौन-सी हैं? तो मैंग्रोव और सुंदरी, ठीक है, सुंदरी वन आपने सुने होंगे, पश्चिम बंगाल की फेमस है। तो सुंदरी है, मैंग्रोव है, ये सारे इसके प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। मैंग्रोव वन का महत्व क्या है? वो देख लेते हैं। महत्व पूछा जाता है कि मैंग्रोव वन का क्या महत्व होता है? तो मैंग्रोव वन जो होते हैं, वो हमें सुनामी और चक्रवात से तटों की सुरक्षा करते हैं तथा जलीय जीवों के लिए प्रारंभिक नर्सरी का कार्य करते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव वन होते हैं, यही क्या करते हैं? हमें बचाते हैं किससे? सुनामी से, चक्रवात से। ठीक है, जब भी चक्रवात वगैरह आता है, आपने देखा पश्चिम बंगाल से आता है काफ़ी बंगाल की खाड़ी से। तो ये जो मैंग्रोव वन होते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, और जलीय जीव वगैरह होते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं। उनके लिए ये नर्सरी का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये मैंग्रोव वन की महत्व हो जाएगा, 1 नंबर में आता है लिखने को, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अब हमारा छोटा-सा टॉपिक है नासा, ठीक है? इसी के साथ ये ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इम्पोर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, नासा की क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में से राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई? तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे? अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, ठीक है? इतना ही पूछा जाएगा, इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं आता। ठीक है, फिर दूसरा अपना इसरो आ जाता है, ठीक है? इसरो कहाँ का है? तो अपने इंडिया का है। इसरो की फुल फॉर्म आ जाती है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो इसरो की फुल फॉर्म है। हिंदी में से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है? इसरो की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय बैंगलोर में है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बैंगलोर में इसका मुख्यालय है इसरो का। फुल फॉर्म है इसकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और आपकी ज्योग्राफी वह पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।